ये जो एपिस्टीन फाइल है, आम जनमानस से नेताओं के भरोसे को कितना कमजोर किया? ये कोई पहली पहल नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए हिंदुस्तान को। एलओपी जो है उनका बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हमें उनकी मंशा पे, उनकी बातों पे हमें लगता ही नहीं कि वो कोई विषय उठाना चाहते हैं। जब वो वहाँ जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जो फौज के पराक्रम को सवाल उठाने वाले हों, ऐसे मुद्दे को से युवाओं का कल्याण करना है। आज वो स्किल डेवलपमेंट संभाल रहे हैं, आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे हैं। चाहे हमारी एआई टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश का नागरिक सबसे आगे देश में खड़ा रहे, इसको फोकस रखते जयंत चौधरी जी चल रहे हैं। मक्खन पे लकीर खींचने की आदत नहीं होनी चाहिए, पत्थर पे लकीर खींचने की आदत होनी चाहिए। जो पौराणिक स्थल है उनको जीवंत करने की एक सूची बनाई गई है। 15 स्थानों को सुनिश्चित किया गया है, उसमें से एक स्थल हस्तिनापुर को स्वीकार कर लिया गया है, जो पुरानी मांग थी। बड़ा इन्वेस्टमेंट हस्तिनापुर के अंदर आएगा, बड़ी तरक्की हस्तिनापुर के अंदर आएगा। हमारी विदुर कुटी तक ये रेलवे लाइन हमारी। नमस्कार, मेरा नाम आस मोहम्मद कैफ है और आप लोग क्लब हिंदी देख रहे हैं। और आपको पता है कि इस समय बजट सत्र चल रहा है। संसद की सक्रियता इस समय बहुत अधिक है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं एलओपी और प्राइम मिनिस्टर को बुलाने को लेकर के, किताब को लेकर के। और राष्ट्रीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश भर की राजनीति में अंडर 40 वाले जो एमपीज़ हैं, उनमें हमारे साथ एक ऐसे एमपी हैं जो अंडर 40 वाले एमपी जो देश भर में सबसे लोकप्रिय हैं और उनका विज़न जो है उसकी चर्चा होती है कि वे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ चंदन चौहान बात करने के लिए हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो महत्वपूर्ण हैं ही, बल्कि पिछले कुछ दिनों से देश, खासकर पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके उठाए गए प्रश्न, वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, अच्छे रहे हैं, सकारात्मक रहे हैं। और कई कमेटियों में भी हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में भी हैं। चंदन चौहान साहब से बात करके हम कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय, इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो करंट अफेयर्स के हैं, बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब हिंदी का कि आप आज दिल्ली में आए और हमको अपने चैनल पर बुलाने का आपने आभार व्यक्त किया। बहुत धन्यवाद आपका भी। ये पहले तो चूँकि अब आप जो हैं वो देश के सबसे बड़े सदन को सुशोभित करते हैं और अब आपके लिए जो है वो बड़े मुद्दे पर आपकी बातचीत की जानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो हैं वो एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, जिसकी हिस्सेदारी है सरकार में। तो पहला तो यही है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एपिस्टीन फाइल जो है उसकी बहुत चर्चा है और उसने देश के तमाम राजनेताओं को, विभिन्न देशों के बहुत सारे नाम उसमें सामने आ गए हैं। तो ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो एपिस्टीन फाइल है, इसने आम जनमानस से नेताओं के भरोसे को कितना कमज़ोर किया है? देखिए, ये कोई पहली पहल नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए हिंदुस्तान को। ऐसी बहुत सी फाइल, ऐसी बहुत सी साजिशें समय-समय पे विदेशी ताकतें करती आई हैं और ये भी उनमें से एक ही है। जब भारत आज प्रगति के रास्ते पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे चल रहा है, भारत तरक्की के रास्ते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को सिद्ध कर रहा है। ऐसे समय में कुछ ईर्ष्या करने वाली ताकतें, कुछ नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाली विदेशी ताकतें इस तरह के जो कुरचना को करने का काम कर रहे हैं। जल्द ही दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा और आपको पता है कि इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव चीज़ चल नहीं पाती। सदन में आजकल आप भी देख रहे हैं कि स्थगित सदन हो जाता है, कल भी हो गया था, आज भी 12 बजे तक स्थगित हो गया, 2 बजे एक व्हिप भी जारी किया है। तो यहाँ सवाल ये है कि एलओपी एक किताब की चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक सेना प्रमुख हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा, जिसमें ये लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उन्होंने एक ऐसी स्थिति में जब चीन के टैंक जो भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि तुमको जो ठीक लगे, जो उचित लगे वो करो। तो सदन में जो अपोज़िशन है, वो ये कह रहा है कि आप डिसीज़न पावर लेने की क्षमता नहीं थी रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री में। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं भी उस सदन का सदस्य हूँ। हाँ, हर सम्मानित सदस्य के व्यूज़ का सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन सकारात्मक चर्चा का एक स्थान बने जहाँ प्रत्येक मुद्दा पे चर्चा हो।
पर जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर एलओपी जो हैं, उनका बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हमें उनकी मंशा पे, उनकी बातों पे हमें लगता ही नहीं कि वो कोई विषय उठाना चाहते हैं। जब वो वहाँ जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें रखने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी एक्शन से ये लगता है कि वो सदन को चलने देना ही नहीं चाहते। उनके सम्मानित सांसद, कल आपने उनका देखा होगा गैर जिम्मेदार रवैया, सदन के सांसद प्रधानमंत्री जी का रास्ता तक ब्लॉक करने का वहां प्रयास किया गया, जो कि मेरे ख्याल से आज से पहले बहुत मुद्दे आए होंगे, मतभेद रहे होंगे या पक्ष में रहे होंगे, पर इस तरह का जो गैर जिम्मेदारा, बचकाना और अपरंपरारिक जो कार्यशैली है विपक्ष के साथियों की, मुझे नहीं लगता वो किसी भी मुद्दे को निष्कर्ष तक लाना चाहते हैं। और साथ के साथ ऐसे सेंसिटिव मुद्दे उठा के जो फौज का मनोबल तोड़ने वाले हों, जो फौज के पराक्रम को सवाल उठाने वाले हों, ऐसे मुद्दे को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े परिवार के होने के बावजूद उनका इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में, चूंकि आपकी बातचीत से भी लग रहा है, आपके लेकिन इतना भी इसी बातचीत से ये फील आ गया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा लग रहा है संभावित तौर पर कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिल करके विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी। या इसमें कोई गुंजाइश है? देखिए, आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये निर्णय हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था कि किस समय एनडीए में शामिल होना है, और निश्चित रूप से आज एनडीए के साथ हम शामिल हैं और मजबूती के साथ एनडीए को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप राष्ट्रीय लोकदल में इस समय 2 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से चुने हुए सांसद हैं सिर्फ। उनमें आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, टॉप 5 में भी आप आते हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि आप टॉप 2 में हैं। मैं टॉप 1 पे रहना चाहता हूँ कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करने के लिए, पर डिसीजन मेकिंग पावर आज भी, पहले भी आदरणीय जयंत चौधरी जी पे थी और आज भी आदरणीय जयंत चौधरी जी पे है। वो किसानों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सही मंच पे उन्हें ट्रेन करके किस तरीके से आधुनिक राजनीति में, भविष्य की राजनीति में तैयार करना है, उसके लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास, सबका साथ सबका विश्वास जो नारा है, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसे धरातल पे कैसे उतारना है, किस तरीके से युवाओं का कल्याण करना है। आज वो स्किल डेवलपमेंट संभाल रहे हैं, आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे हैं, आज वो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत संभाल रहे हैं। ये तीनों बड़ी जिम्मेदारी बखूबी संभालने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का, वहाँ के लोगों का, हर समाज, सर्व समाज, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, महिलाएं हों, युवा हों, उनका सबका कैसे साथ लेके और भविष्य की परिस्थितियों में, जो कि आप देख सकते हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे हमारी एआई टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारी शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश का नागरिक सबसे आगे देश में खड़ा रहे, इसको फोकस रखते जयंत चौधरी जी चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है उनके निर्णय के साथ राष्ट्रीय लोकदल परिवार चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले मजबूती के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय लोकदल का बहुत अधिक प्रभावशाली क्षेत्र वो पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब आप भी एक काफ़ी प्रभावशाली नेता के तौर पर उभर चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है लड़ने की, आवाज़ उठाने की, मगर ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। किसानों का कोई इश्यू, उनसे रिलेटेड कोई इश्यू राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जो हैं उससे बातचीत ही नहीं करते। और कई बार, मैं थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा दूँ, कई बार हम ये नोटिफ़ाई भी कर रहे हैं जैसे उनको बहुत अधिक सम्मान भी नहीं मिल रहा है। इन दिनों हमने देखा कि एक गणतंत्र दिवस की परेड में जहाँ सलामी भी कैबिनेट मिनिस्टर राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से जो हैं वो ले रहे थे, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को अपमानित करके कुर्सियों से उठा दिया गया। अब देखिए, अब शिकायत करने का समय नहीं है, एग्जीक्यूट करने का समय है। लड़ाई में राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता जब किसानों की हितों की बात आती थी तो सबसे आगे खड़ा हमेशा मिलता है और आज भी मिलेगा। पर जहां अब जिम्मेदारी हमारी उन लड़ाइयों के मोर्चों पे सफल करने की, चाहे गन्ना मूल्य को बढ़ाना हो, अब हम धरना नहीं दे सकते, अब हमें धरने का उसका बढ़ाना पड़ेगा गन्ने का मूल्य। वो आदरणीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में बढ़ाया गया।
मिलों के पहले हमने धरना दिया, आप भी आए थे हमारे धरने में, मीरापुर मोरना में करा था हमें, पर अब जवाबदेही हम ये नहीं कह के धरना करके काम चला सकते, अब तो हम कैबिनेट में स्वीकृत करके करा सकते हैं। तो प्रत्येक काम पे अब हमारी भूमिका बदली हुई है। जब विपक्ष की भूमिका में थे तो लोकदल का कार्यकर्ता जानता है कैसे अपनी बात रखनी है, मजबूती से कैसे बात रखनी है, और जब सत्ता में हैं, अब जवाबदेही का टाइम है अपने लोगों के प्रति। अब हमारा काम है मेहनत के साथ उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने का, धरातल पे लाने का और अपने लोगों का कल्याण करने का। रही बात जो कुछ घटनाएँ आपने बताई, रिपब्लिक डे से लेके और भी, तो जहाँ संख्या होती है, भीड़ होती है, तो कई बार ये जो है अव्यवस्था हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता की हमारी ज़िम्मेदारी के रूप में जितना जानते हैं कि सबका सम्मान करना जानता है और अपना सम्मान बचाना भी जानता है और दूसरे का सम्मान करवाना भी जानता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के हम अनुयायी हैं। हम अपनी कुर्सी दूसरे के लिए छोड़ दिया करते हैं। ये हमें हमारे नेता ने सिखाया है। और जहाँ जिनकी बात कर रहे हैं आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो दूर हो गई अब। आपने अपनी बातचीत के बीच में मोरना का नाम ले दिया। मोरना का जो मील है, उसकी चर्चा जो है वो अधिक हो रही है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, चूँकि वो उसको शुगर बाउल कहते हैं, गन्ना वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। आरएलडी का तो एक चुनाव में नारा था कि यहाँ जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। तो आप लोगों का तो बेस है गन्ना, आपकी राजनीति का तो आधार है गन्ना। गन्ने का मूल्य का भाव बढ़ना, गन्ने के लिए पेराई को लेकर के मिलों में अधिक से अधिक जो है क्षमताएँ अधिक हों, इसको लेकर के गन्ना एक हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो एक शुगर मिल जिसकी राजनीति, जिसके विस्तारीकरण पर राजनीति बहुत हाइप पर है और उसके लिए आप प्रयासरत भी थे। मोरना शुगर मिल विस्तारीकरण हुआ, कितना विस्तारीकरण हुआ, क्या विस्तारीकरण हुआ, क्या डिमांड थी आप लोगों की? देखिए ये मिल लगभग सन 84 के दौरान लगा था। घोषणा इसकी पहले हो गई थी। मेरे स्वर्गीय दादा बाबू नारायण सिंह जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे और सौभाग्य से चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य उन्हें मिला जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। दो महत्वपूर्ण मांग थी इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। आप जानते होंगे मोरना शुगर मिल उस समय स्थापित कोऑपरेटिव के मंत्री बाबूजी पहले भी रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव का मिल वहां लगे। तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है, किसानों के लिए अच्छा समय है, आप प्रस्ताव करा के दीजिए, इसकी स्वीकृति कराएंगे। चौधरी साहब ने प्रेरणा से इस मिल की स्थापना स्वीकृति जब उस समय हुई थी। और दूसरी मांग थी जो आपके चैनल पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर मैं गलत होता क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, आप भी चेक करा सकते हो अपने तथ्यों के हिसाब से, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ उस समय। हाई कोर्ट बेंच की मांग भी सबसे पहले जब उसी समय करी गई। बनारसी दास जी मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी ने बाबूजी को कहा था, नारायण सिंह इसका प्रस्ताव करा के भिजवाओ, जिससे यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिम के लोगों को, पहाड़ तक का उत्तराखंड का इलाका था, इसका लाभ पश्चिम के लोगों को मिलने का काम हो। इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता था उस समय। चौधरी चरण सिंह ने बाबूजी की ड्यूटी लगाई और बनारसी दास जी की गवर्नमेंट में पहली बार इसका प्रस्ताव होकर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था। अब भी हम कोशिश में हैं हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। मिल की हमारी जो मांग थी, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने श्री कृष्ण बन के हमारा इस कुरुक्षेत्र में साथ दिया और समय समय पे जब भी हमें जरूरत पड़ी, संघर्ष की हो, मैदान हो, चाहे सत्ता के गलियारों में जाके उन फाइलें जहां दबी जाती हैं उनमें से निकलवा के माननीय मुख्यमंत्री से मंगवा के उसकी 2500 टीसीडी की कैपेसिटी बनवा के 3,500 जो है टीसीडी का नया प्लांट लगना हो। ये उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पहले जब आए थे 30/9 में, वो आए थे अगस्त 2024 में जब सांसद बना दिया था, उन्होंने मन से कहा चंदन 65 करोड़ रुपए कर दिए हमने हाथ जोड़ लिया मुख्यमंत्री से, मैंने 65 करोड़ में हमारा काम नहीं चलेगा, आप हमें नया क्षमता वृद्धि करें और नया मिल दें, हम इसे टिप टिल्लो करके ठीक करके नहीं चला पाएंगे, आगे की भविष्य की मांग है। उन्होंने जब ही मन से कह दिया कि नया डीपीआर लाओ, ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और मीरापुर उपचुनाव से पहले हमने इसका डीपीआर की स्वीकृति कर दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए
कि जो बात मांगी है आदरणीय जयंत चौधरी जी के माध्यम से हमने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार करा। और आज पिछली कैबिनेट बैठक जो हुई थी उसमें 261 करोड़ पॉइंट 93 लाख रुपए इस मिल के विस्तारीकरण के लिए जो है स्वीकृत करे गए। एक 29 साल पुरानी मांग जो बाबू नारायण सिंह जी के समय, चौधरी संजय चौहान जी के समय की थी, उसे जयंत जी ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरा करा। और आने वाले समय में ये खुशहाली उस क्षेत्र में लेके आएगी। कोऑपरेटिव की मिल, और मैं कहूँ मोरना की, खासकर मीरापुर की, ये प्रमुख मांग थी। इसके बाद मोरना ब्लॉक की कम से कम कोई भी मांग क्षेत्र नहीं बचती से। चलिए, ये तो अच्छा है। और मिल का विस्तारीकरण हुआ तो भुगतान की समस्या का निदान भी समय पूर्व होना चाहिए। अक्सर मिल भुगतान रोक लेती है। पिछले दिनों आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो सुना है कि आप रस की खीर लेकर के गए थे। जी, जी। तो क्या रस, गन्ना और मील, ये धन्यवाद देने का आपका तरीका था, या इस माध्यम से भी कोई आपने कोई डिप्लोमेसी थी? नहीं, डिप्लोमेसी का कोई समय नहीं था। एक संघर्ष, बड़ा लंबा संघर्ष किया है इस मिल का। उस संघर्ष के पूरे होने की खुशी थी और धन्यवाद करने का मन का भाव था। चौधरी साहब से डिस्कस हुआ तो उन्होंने बताया कि चौधरी साहब की तरफ से गन्ने के रस की खीर, क्योंकि घर में महिलाएं बनाती हैं, किसान परिवार के लोग हैं, तो वहां घर से बनवा के उस गन्ने की रस की खीर को मुख्यमंत्री तक आशीर्वाद स्वरूप पहुंचवाया और उनका धन्यवाद, आभार किया। क्योंकि आप भी जनपद मुजफ्फरनगर से हो, मैं भी जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ। आज भाई आप भी याद करना, 261 करोड़ रुपए एक योजना के लिए कब आखिरी बार आए होंगे जनपद में। बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी किसानों के लिए हित की सौगात, एक सकारात्मक राजनीति की पहल की सौगात, और एक कंपटीशन की शुरुआत राजनेताओं के अंदर कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हम लेके आए और उसके लिए संघर्ष करें। तो ये सकारात्मक राजनीति है जिसका हम धन्यवाद करते हैं। तो क्या ये महत्वाकांक्षा आपकी दिखती है, बढ़ती है, या क्षेत्र के लोगों को भी लगता है? आपका परिवार जो है कैराना से आया, मुजफ्फरनगर में आपका घर है, बिजनौर के आप सांसद हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर अंडर 40 नेताओं में तो देश भर में भी आपको आपकी अपनी आइडेंटिटी विकसित हो गई है। यूपी में तो थोड़ा ज़्यादा, और वेस्ट यूपी में तो खुला क्षेत्र बन गया है। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में, चूंकि ये भी महत्वाकांक्षा है राजनीति की, और आपके जो दादा हैं वो डिप्टी सीएम रहे हैं, तो संभावना है भी, ओबीसी गुर्जर राजनीति में भी संभावना बनती है, तो क्या आपकी भी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है कि जो पिता ने जो हासिल किया था वो तो आपने कर लिया, जो दादा ने हासिल किया था तो वहां तक है कुछ टारगेट अचीवमेंट है? देखिए, मेरा एक ही हित है, एक ही चीज सोचना है। स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह जी को मैंने देखा नहीं है, उनका देहांत मेरे से पैदा होने से पूर्व हो गया था। तो एक उनकी बातें सुन के हम बड़े हुए हैं, तो केवल पद से उन्हें हम आइडेंटिफाई करें तो ये बहुत छोटी बात बाबू नारायण सिंह जी के व्यक्तित्व के लिए होगी। बाबू नारायण सिंह जी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट थे, करुणा के सागर थे, शक्ति की मिसाल थी, अनुशासन मानने वाले व्यक्ति थे, अच्छे काश्तकार थे, बहुत अच्छे वकील थे। तो खाली पद नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीजें उनकी और हैं जो देखनी है। पर संजय चौहान जी ने, उनके हमारे पिताजी ने, उनको आइडियल मान के मैं चला, राजनीतिक गुरु मान के मैं चला, और सामाजिक गुरु भी उनको माना। उनके बताए हुए एक एक शब्द आज भी याद रखते हैं, मेरे कानों में बसे हुए हैं। जो बात जब उन्होंने बता दी वो 100 नहीं 110% सटीक रूप से ठीक हमेशा साथ सही सिद्ध हुई है। तो मैं जानता हूँ जहां आज उत्तर प्रदेश की राजनीति खड़ी है, ये अभी हमें बहुत मेहनत का जो एक पथ है उस पे चलने की आवश्यकता है। राजनीति हो या है चाहे कोई और फील्ड हो, यहाँ शॉर्टकट अप्लाई नहीं होते। तो ये अभी लॉन्ग पूरा कल परसों प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि मक्खन पे लकीर खींचने की आदत नहीं होनी चाहिए, पत्थर पे लकीर खींचने की आदत होनी चाहिए। तो अभी तो बड़ों की विरासत चल रही है, अभी तो हमें मेहनत करके इसे और आगे बढ़ाने का काम करना है। आयाम और मिसाल लोकतंत्र में जनता तय करती है। तो अभी तो ये कुछ अच्छे काम किए हैं आपने बिजनौर लोकसभा में, तो कोई ऐसा आपका टारगेट है जिसे अचीव करना चाहते हो और जिसके लिए प्रयासरत हो? देखिए, बहुत बड़ा काम था हमारा सेंट्रल स्कूल का, ईश्वर के आशीर्वाद से हमने पहले वर्ष में हासिल कर लिया। क्या
दूसरा बड़ा काम था मोरना शुगर मिल का, ईश्वर के आशीर्वाद से ये भी स्वीकार हो। तीसरा बड़ा काम चांदपुर बाष्टा मार्ग का था, चांदपुर विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा 16 किलोमीटर का मार्ग था एक, उसके लिए 28 करोड़ रुपए हमारे स्वीकृत हो गए। काम 2-4 दिन में शुरू होने वाला है उसका। जो चांदपुर से हसनापुर को जोड़ता है दूरी वो नहीं, वो अलग है। वो अलग है। वो पहले साल करा दिया था, बाढ़ में चला गया था, पर अब भी ठीक है, वो चल रहा है वहां पे कार्य। अब हमारे चाहे मोरना की तो सारी, मीरापुर की तो सारी सड़कें लगभग जो हमें पब्लिक ने बताई थी सारी पूरी हो गई। पुरका जी के लिए हम तटबंध के लिए लगातार लगे हुए हैं, और माननीय मंत्री जी भी है, वो तहसील के लिए लगे हुए हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, जो बड़ा काम है, जिसके लिए हम परसों भी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से मिले, वो 2 कार्य हैं हमारे, क्योंकि हस्तिनापुर का बड़ा रिश्ता है। एक हमारी मांग और थी, इसका मैं जिक्र करना भूल गया। हस्तिनापुर को इस बजट में निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का, जो पौराणिक स्थल है उनको जीवंत करने की एक सूची बनाई गई है, जहां 15 स्थानों को सुनिश्चित किया गया है। उसमें से एक स्थल हस्तिनापुर को स्वीकार कर लिया गया है, जो पुरानी मांग थी। बड़ा इन्वेस्टमेंट हस्तिनापुर के अंदर आएगा, बड़ी तरक्की हस्तिनापुर के अंदर आएगा। एक सर्किट बनेगा पूरा, धार्मिक सर्किट, जो बाहर के हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको आकर्षित करके यहाँ तक लाने का प्रयास है। तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। शुक्रताल भी इस योजना में शामिल है? नहीं, हस्तिनापुर है। शुक्र तीर्थ पे तो अलग तरीके से हमारा शुक्र तीर्थ विकास परिषद की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। वो भी आप ही की लोकसभा का हिस्सा है? जी, लोकसभा का, और विधायक रहते भगवान ने आशीर्वाद काफी से हो गई भाग्यशाली थी। हैं आप, ठीक ठाक काम। भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद है कि जिस चीज पे लगे अब तक, अब एक चीज बच रही है, बड़ा काम है। हस्तिनापुर से बिजनौर की जो है हमारी विदुर कुटी तक, ये रेलवे लाइन हमारी। अभी आपने सदन में उठाने जा रहे हैं इस मुद्दे को? इस मुद्दे को हम उठाने जा रहे हैं। कल भी मेरा प्रश्न लगा हुआ था, दुर्भाग्य से हमारे विपक्ष के साथियों ने उस सवाल को उठाने नहीं दिया गया। आपका नहीं उठाने दिया? आपको, मुझे लगता है वो सबका ही नहीं उठाने दिया, मेरा क्या। वो जब सदन चलने देना चाहते नहीं, सकारात्मक राजनीति, नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। काम तो बहुत हो जाए, विकास तो बहुत हो जाए, पर एक वो होता है हमारे घरों के बाहर भी बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, वो लगा रहता है। तो ये बुरी नजर वाले लोग जो है सही चीज को चलने देना नहीं चाहते। बहुत धन्यवाद। चंदन चौहान साहब जो हैं वो अंडर 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में इस समय देश में काफ़ी लोकप्रिय सांसदों में से एक हैं, और ऐसे सांसदों में से एक हैं जिनको जानकारी जो है वो हर विषय की रहती है। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, एक तो वे राजनीतिक परिवार से आए हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक रहने का उनका जो अनुभव है वो उनके काफ़ी काम आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।